गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना जो नया टॉपिक है उसके ऊपर देखते हैं। लास्ट के वीडियो में बच्चों मैंने आपको अम्ल और क्षारक को किस तरह से लिटमस पेपर के आधार से पहचाना जाता है और सूचक के आधार से किस तरह से पहचाना जाता है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। वो वीडियो आपने देखा होगा आशा करता हूं। अब उसके अंदर मैंने आपको ट्रिक दी थी, ए नीला एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और लाल को लाल ही रखेगा। बेस के लिए मैंने ट्रिक दी थी, बेस यानी क्षारक, बी लानी, बेस लाल लिटमस पेपर को नीला बनाता है और नीले को नीला ही रखेगा। फिर सूचक के आधार से बता दिया था कि जो अम्ल के अंदर फिनोल्फ्थालीन डालेंगे तो कलरलेस यानी कोई रंग बदलेगा नहीं, रंगहीन होगा। लेकिन अगर बेस के अंदर फिनोल्फ्थालीन डालेंगे तो जो पिंक कलर है, गुलाबी कलर आ जाएगा। बेस के अंदर अपने फिनोल्फ्थालीन डालेंगे तो पिंक कलर आ जाएगा, ऐसा बताया था वीडियो में, प्रैक्टिकल करके आपको बताया था। और मिथाइल ऑरेंज सूचक किस तरह से करता है तो उसके अंदर भी मैंने बताया था। एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज डालने पर लाल रंग रेड कलर आता है, जबकि बेस के अंदर बेस का जो विलयन होगा, क्षारक का जो विलयन होगा, उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डालने पर वह येलो कलर देता है। यह इतना जो लास्ट के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, प्रैक्टिकल करके आपको बताया था। अब आगे का जो अपना टॉपिक है, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते वो हमें बताना है। तो किताब के अंदर इसके आधार से क्रियाकल्पना 2.3 दी है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो किताब के अंदर जो यहाँ पे एक जो परख नली है, परख नली के अंदर बच्चों यहाँ पे लिखा है, क्या डाला है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्ल लिया, अम्ल की हम किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु के साथ। तो धातु के तौर पे क्या लिया है, ज़ेरन, दानेदार जिंक, ऐसा भी लिखा है। क्या लिखा है, दानेदार जिंक। उसके साथ जब अभिक्रिया होगी यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक दोनों के बीच जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण, और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। धातु के तौर पे मैंने दानेदार जिंक लिया, अम्ल के तौर पे मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ये मैं बता रहा हूँ जबकि वो प्रयोग से सिद्ध कर रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगा, यहाँ लिखा है हाइड्रोजन गैस, वो यहाँ से जो नली के आधार से कहाँ जाएगा, ये पात्र में जो साबुन का विलयन भरा है उस पात्र में जाएगा। कौन, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो साबुन के विलयन में जब हाइड्रोजन गैस जाएगा बच्चों, तो वो जब बाहर निकलेगा, साबुन के पानी में से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब आपको मालूम है साबुन का पानी में से जब कोई गैस बाहर निकलेगा तो उसके क्या बन जाएंगे, बुलबुले बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों, बुलबुले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बुलबुले बने, उन बुलबुलों के ऊपर आप क्या रखोगे, जैसे ही मोमबत्ती रखोगे, जैसे ही क्या रखोगे, मोमबत्ती फट फट की जो आवाज से, ध्वनि के साथ वह हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाता है, दहन। यानी कि वो जो बुलबुले जैसे ही अपने मोमबत्ती रखेंगे तो फट फट की आवाज आती है, ध्वनि आती है, और वह उसका क्या होता है, दहन। और वो कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। आप ऐसे ही साबुन के पानी के बुलबुले को ऐसे ही मोमबत्ती के साथ लगाओगे तो उसका कोई ध्वनि आएगी नहीं, कोई जलन होगा नहीं, कोई दहन होगा नहीं। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले थे। साबुन के पानी के अंदर क्या पसार हुआ, हाइड्रोजन गैस पसार हुआ, उस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले थे। इसी के कारण उसके साथ मोमबत्ती रखने पर, उसके साथ मोमबत्ती रखने पर वह फट फट की आवाज से उसका दहन होता है। यानी ये तय होता है कि यहाँ से क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। अब यही जो बात जो हमने प्रैक्टिकल में की है वही हम यहाँ पे क्रियाकल्पना के आधार से जो हमने जो एक लाइन बनाई, आपको यह जो IMP लाइन है यह याद रखना है, इम्पोर्टेंट। आपको केवल इतना याद रखना है, अम्ल की धातु के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। कैसे, तो देखो मैं अम्ल के तौर पे लेता हूँ, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे अभी मैंने बताया H2SO4, इसका नाम याद रखना है आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसकी धातु के साथ, अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल दो तरह के होते हैं, सांद्र या तनु। सांद्र या तनु, तो तनु यानी जिसकी सांद्रता कम हो और जिसकी सांद्रता बहुत ज्यादा हो उसे सांद्र कहा जाएगा। ठीक,
तो सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, तमु सल्फ्यूरिक अम्ल की धातु के तौर पे अभी मैंने क्या कहा था, दानेदार जिंक। तो जिंक को कैसे दर्शाते हैं बच्चों, Zn से बताते हैं। जिंक को कैसे दर्शाते हैं, Zn से। तो अम्ल के तौर पे H2SO4 लिया, धातु के तौर पे क्या लिया, Zn। क्या बनेगा, लवण, और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होगा, H2। अब यहाँ पे देखो, ये जो H2 था, ये जो H2 था वो यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों में क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। चैप्टर 1 के अंदर विस्थापन अभिक्रिया आई थी, और जो जिग्नेश सर ने आपको बताया, यानी कि यहाँ से H2 जाएगा, उसके स्थान पे कौन आ जाएगा, Zn। तो ये लवण के तौर पे क्या बना, Zn, और ये Zn और ये SO4 दोनों साथ में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो ZnSO4। यानी आप देख सकते हो, लवण, सल्फ्यूरिक अम्ल, लवण, धातु के तौर पे Zn, हाइड्रोजन गैस बना, और दूसरा लवण कौन सा बना, जिंक सल्फेट। एग्जाम में आपको आ सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक धातु के साथ की अभिक्रिया लिखो। तो ये अम्ल हुआ, ये धातु से क्या बनेगा, लवण, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ऐसी मैं दूसरी अभिक्रिया लिख रहा हूँ। दूसरा अम्ल लेता हूँ HNO3। मैंने क्या लिया, नाइट्रिक अम्ल लिया। क्या लिया बच्चों, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया मैं किसके साथ कर रहा हूँ, धातु के तौर पे क्या ले रहा हूँ मैं, जिंक। तो क्या बनेगा बच्चों, लवण, और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। अब वहां पे मैंने H2 लिखा है, यहाँ तो केवल क्या है, H। तो यहाँ पे मैं मोल कितने कर देता हूँ, 2। यह आपको ध्यान में रखना है, यह हमें पहले चैप्टर में जिग्नेश सर ने सिखाया होगा संतुलित करने के लिए। 1 मोल था पहले, मैंने 1 मोल लिखा, लेकिन हाइड्रोजन कितने चाहिए थे, 2। तो 2 यहाँ पे 2 में लिख सकता नहीं, मैं मोल बढ़ाऊंगा तो कहाँ बढ़ेगा, आगे। तो मैंने 2 लिखा, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, चले जाएंगे। ठीक, अब लवण क्या बनेगा, Zn का ऑक्सीडेशन आंक बच्चों होता है 2+। Zn का ऑक्सीडेशन आंक क्या होता है, 2+। और NO3 का जो ऑक्सीडेशन आंक होता है वो बच्चों क्या होता है, 1-। इन दोनों का जोड़ क्या 0 हुआ बच्चों, नहीं हुआ। अब ना जोड़ 0 ना हो तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, यानी Zn को 1 से गुणा करेंगे। तो ये Zn एक बार लिखा, 1 से गुणा किया तो 1, और ये NO3 को कितने से गुणा करेंगे, 2 से। तो ब्रैकेट के अंदर NO3 और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, क्यों ऐसा किया, 2 से गुणा किया। अब 2 से गुणा किया इसलिए ब्रैकेट में नहीं, 2 या 2 से अधिक तत्व से कोई आयन बना तो उसको कहाँ दर्शाया जाता है, ब्रैकेट में दर्शाया जाता है। कहाँ दर्शाया जाता है, ब्रैकेट। और 2 से गुणा किया इसलिए ब्रैकेट के बाहर कितने से लिख दिया, 2। अब ये जो बना वो क्या बना, लवण अपना जिंक नाइट्रेट। क्या बन गया, जिंक नाइट्रेट। लवण बना अपना ZnNO3 ट्वाइस, यानी कि ये NO3 और ये Zn दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, और जिससे क्या बना, जिंक नाइट्रेट। अब ऐसा एक और अभिक्रिया लिखता हूँ HCl के साथ अभिक्रिया। इसके साथ करते हैं, HCl की धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को बच्चों मैंने क्या लिखा, H2। अब यहाँ पे H2 था और यहाँ पे H था, तो मोल कितने कर दूंगा, 2। अब वैसे ही Zn और Cl जोड़ेंगे तो आपको मालूम है Zn का ऑक्सीडेशन आंक कितना है बच्चों, 2+, और Cl का ऑक्सीडेशन आंक क्या है, 1-। 2+ और 1-, क्या दोनों का जोड़ 0 हुआ, नहीं हुआ, ना हो तो अपने क्या करेंगे, Zn को 1 से गुणा करेंगे और Cl को 2 से गुणा। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा Cl2। देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा नहीं, क्यों, यह एक ही तत्व है और यहाँ 1 से अधिक तत्व थे, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व उनको गुणा करना है तो ब्रैकेट में करेंगे, और एक ही तत्व तो उनको डायरेक्ट अपने गुणा करेंगे। Cl को कितने से गुणा किया, 2 से। तो यहाँ पे जो लवण बनेगा वो क्या बनेगा, ZnCl कंप्लीट। ये हमने अम्ल के साथ की अभिक्रिया की, वैसे ही अभिक्रिया अब हम किसके साथ करेंगे, क्षार के साथ। किसके साथ करेंगे, क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो जो क्षार के साथ की भी अभिक्रिया आपको यहाँ पे दी है बच्चों, ठीक है, जो क्रिया कल्पना 2.4 के अंदर, तो उसके बारे में देख लेते हैं। अब क्षार के तौर पर क्या ले सकते हैं बच्चों, NaOH। अब क्षारक किसे कहेंगे ये कैसे पता चलेगा, तो मैंने आगे ही आपको बताया था, पीछे अम्ल शब्द आए यानी कि वो अम्ल होगा, और OH आ जाए, हाइड्रोक्साइड आ जाए
तो वह क्या होगा, क्षारक होगा। ऐसा मैंने लास्ट के वीडियो में आपको बताया। यानी ये क्या होगा, क्षारक। ये 3 अभिक्रिया थी, अम्ल के साथ की, किसके साथ की थी, अम्ल के साथ। और ये जो अभिक्रिया है वह क्षारक है। और क्षारक हमें कैसे पता चलेगा, OH है पीछे, इस वजह से हाइड्रोक्साइड शब्द जुड़ रहा है तो वह क्षारक होगा। तो NaOH मैं किसके साथ करूंगा, धातु के साथ। तो धातु के तौर पे मैं क्या लूंगा, Zn। उसकी अभिक्रिया करूंगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन लवण, और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या लिख दिया, H2 लिख ही दिया। जो अपनी मेन बात थी, यही बात आपको इंपॉर्टेंट मैंने कहा ना, इसलिए याद रखनी है। क्यों, तो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस। लवण विस्थापन अभिक्रिया से बता देना, H2 निकल जाएगा तो जो बचेगा उसको Zn के साथ जोड़ देना है क्रॉस गुणा वाली मेथड से। जोड़ दिया, वो सब लवण बने। अब ये वाली थोड़ी सी अलग रिएक्शन है, यह वाली थोड़ी सी अलग रिएक्शन है, उसके ऊपर बच्चों हम देख लेते हैं, देख सकते हैं। H2 निकाल दिया तो अब ये जो भी बच्चा NaO और Zn दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है बच्चों, 1 है। तो मैं मोल कितना कर दूंगा, 2 मोल कर दूंगा। कितने, 2 क्यों किया, पता चला पहले 1 ही लिखा था, क्योंकि यहाँ पे H2 यानी 2 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे अगर 1 मोल होगा तो कितना रहेगा, 1। इसीलिए मैंने 2 मोल से गुणा किया। अब अभिक्रिया संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए यहाँ देख सकते हो Zn और Na कितने हैं, 2। तो ये Na2 ZnO, सोडियम जिंकेट, इस सूत्र का नाम Na2ZnO2। ये जो सूत्र है उसका जो बन जाएगा सोडियम जिंकेट। अब यहाँ लगेगा क्रॉस गुणा वाली मेथड, क्यों नहीं, क्योंकि 3 थी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, Na का क्या होता है 1 प्लस, और ऐसे कितने Na थे, 2 थी, तो 1 प्लस और 1 प्लस क्या होगा बच्चों, 2 प्लस। और Zn का भी क्या होता है बच्चों, 2 प्लस। यानी कुल मिलाकर ये क्या बने, 4 प्लस, और एक ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 माइनस। एक ऑक्सीजन का 2 माइनस, लेकिन ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे, तो उसका भी क्या हुआ, 2 माइनस। तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, 4 माइनस, 4 प्लस 4 माइनस पूरा क्या हो गया, 0। यानी Na2ZnO2। यानी ये जो अभिक्रिया मैंने बताई, अम्ल और क्षार कैसे धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, जो आपको प्रयोग के आधार से भी बताया था। कैसे बताया था, प्रयोग के आधार से। दोबारा मैं प्रयोग बता देता हूँ। परख नली में क्या लिया था, अम्ल लिया था। इनमें से कोई भी ले सकते हो, इनमें से कोई भी आप परख नली में अम्ल लोगे, और धातु के तौर पे आपने क्या डाला, जिंक। ऐसा नहीं है कि जिंक ही लो, कोई भी धातु ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। यानी कि जिंक डाल के दोनों की इस परख नली में अभिक्रिया होगी, और एक परख नली में अभिक्रिया होने से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। बताइए, यानी कि परख नली में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। कैसे बनेगा, तो मैंने बताया, अम्ल और धातु को जोड़ने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब जो गैस होगा बच्चों वो तो ऊपर ही आ जाएगा, वो नीचे बैठ के रहेगा नहीं। तो ये जो परख नली में लवण भी रहेगा और हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ऊपर ये नली के आधार से ये जो साबुन का जो पानी उसमें आ रहा है, और साबुन के पानी के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का है तो वो भी पानी में नहीं रहेगा, वो तो ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो जैसे गैस साबुन के पानी में से ऊपर निकलेगा तो बुलबुले के साथ निकलेगा, उस बुलबुले के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। यानी जैसे ही बुलबुले के ऊपर अपने मोमबत्ती रखेंगे, हाइड्रोजन गैस दहनशील होता है, जो हम जानते हैं, यानी तुरंत आग पकड़ लेता है। तो उसका क्या हो जाता है, दहन होता है और फट फट जैसी ध्वनि आएगी। इस तरह से आपको बताया है। आशा रखता हूँ ये जो टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आधार से दूसरा टॉपिक हम देखते हैं। बच्चों जो अपना आगे का जो टॉपिक है वो मैंने लिख दिया है, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। अब इसके अंदर जो IMP पोर्शन है, ये यही लाइन है, ये जो लाइन मैंने लिखी है वो आपको याद करनी है। यानी एग्जाम में आपको ऐसे सवाल आ सकता है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा। तो आपको उसके लिए ये एक लाइन हिंदी में याद रखनी है, और ये हिंदी में लाइन याद होगी तो उसके आधार से जो मैं समझाता हूँ अगर वो समझ जाओगे तो वो पूरा आप लिख दोगे। अब याद क्या रखना है, धातु कार्बोनेट हो या
ऑब्लिक के बताएं, ऑब्लिक करके बताएं, धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसकी अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। तीन चीजें बनती है धातु कार्बोनेट की या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर तीन चीजें बनती, एक लवण, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा जल। तो उसकी एक अभिक्रिया के आधार से यही चीज समझते हैं। तो देख कहते हैं धातु कार्बोनेट, धातु के तौर पे मैं क्या लेता हूँ, सोडियम, और कार्बोनेट के तौर, कार्बोनेट किसे कहा जाएगा, CO3 को। क्या ये सही सूत्र है, गलत सूत्र है बच्चों, यह सूत्र क्या है, गलत। कैसे पता चलेगा, धातु के तौर पे Na लिखा और कार्बोनेट के लिए तौर पे CO3। तो मैंने आपको समझाया था Na का आवेश कितना होता है 1+, कार्बोनेट का आवेश क्या होगा 2-, ठीक है। क्या दोनों का जोड़ 0 हुआ, नहीं हुआ। अगर 0 हो जाए तो दोनों को साथ में लिख देने का है, अगर 0 हो जाए तो NaCO3 लिख देना है। लेकिन अगर दोनों का जोड़ 1+ और 2- का जोड़ अगर 0 ना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा में Na को कितने से गुणा करना है, 2 से, और CO3 को कितने से गुणा करना है, 1 से। यानी सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र बनेगा, ये क्या होगा, Na यानी कि सोडियम, CO3 यानी कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या बनेगा, Na2CO3। उसके लिए आपको उन सभी के आवेश याद रखने पड़ेंगे जो 9वीं कक्षा के अंदर आपको सिखाए होंगे और 10वीं के अंदर JP पटेल सर ने सिखाए होंगे। और ये 9वीं कक्षा के अंदर पेज नंबर 50, 48 या 42 के करीब, कोई 42 के पेज पे यह आवेश सारे लिखे, कक्षा 9वीं के अंदर। अब यानी कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या बना, Na2CO3। सूत्र क्या बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। कैसे बना वो मैंने आपको अभी सिखाया। यानी धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट यानी कि CO3 अम्ल के साथ, अम्ल यानी क्या लेता हूं बच्चों, HCl लेता हूं। अम्ल के तौर पे मैं क्या लेता हूं, HCl। क्या बनेगा, एक तो लवण, तो लवण में रिक्त स्थान रखो, बाद में लास्ट में लवण बनाएंगे। हमें मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, CO2। क्या सूत्र होता है, CO2। और जल का सूत्र क्या होता है बच्चों, H2O। बस इतना तो लिख देते हैं आपने। अभिक्रिया में कहा धातु कार्बोनेट, तो धातु के तौर पे सोडियम लिया तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अम्ल, अम्ल के तौर पे HCl लिया। लवण कौन सा बनेगा वो लास्ट में देखेंगे, कार्बोनेट यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जल यानी कि H2। चलो इतना लिखा। अब अभिक्रिया को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है बच्चों, 1, जबकि यहाँ पे मैंने कितना लिखा है 2, H2, और यहाँ पे केवल क्या लिखा है H। तो वहाँ 2 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी कितने आने चाहिए, 2। 2 मोल कर दिए। मैं दोबारा बोल दूँ, नीचे 2 मत लिखना, वो गलत होगा। आगे 2 कर दिया। अब आगे की बात, अब ध्यान देना, यहाँ से जल बनाने के लिए क्या बनाना है, सबसे पहले जल। तो यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन और 2 क्या है, Cl। 2 हाइड्रोजन है और 2 क्या है, Cl। आगे 2 लिखा, उसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 है और Cl भी 2 है। तो ये 2 हाइड्रोजन और ये CO3 में से एक ऑक्सीजन जाएगा, CO3 में से एक ऑक्सीजन जाएगा तो बचेगा क्या, CO2 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये CO3 था, एक ऑक्सीजन प्लस CO2। तो यहाँ से ये जो एक ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन क्या बना देंगे बच्चों, जल बना देंगे। क्या बना देंगे, जल। और ये जो CO2 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। यानी ये पूरा का पूरा CO3 चला गया और यहाँ से क्या चला गया, 2 हाइड्रोजन चले गए। तब बचा क्या, 2 Na और 2 Cl। तो NaCl में Na का क्या होता है 1+ और Cl का क्या होता है 1-। कोई क्रॉस गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जोड़ क्या हो जाएगा 0। तो अपने जोड़ 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे NaCl। क्या लिखेंगे NaCl। तो लवण बनेगा NaCl। लवण क्या बनेगा NaCl। अब Na कितने थे, 2 थे और Cl भी कितना था, 2 था। तो आगे क्या रख दिया, आगे क्या रख दिया, 2। क्यों, नीचे क्यों नहीं, नीचे नहीं लिख सकते। सूत्र क्या बन रहा है NaCl का, इस तरह से। तो नीचे लिख सकते नहीं। तो 2 थे तो कहाँ दर्शा दिया, आगे दर्शा दिया। यानी कि ये CO3 एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जाएगा और जल बनाएगा। बचा जो CO2 वो लिख दिया हमने, और ये जो सोडियम और ये क्लोराइड से क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। यानी इस तरह से मैं बता सकता हूँ बच्चों कि जो अभिक्रिया के अंदर
धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब उसकी आगे अभिक्रिया करते हैं। धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, तो धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के तौर पर सूत्र क्या लेता हूँ, NaHCO3। क्या लेता हूँ, NaHCO3। मैं किसके साथ अभी करूंगा, HCl के साथ। किसके साथ करूंगा, HCl के साथ। तो वही एरो बना दिया। लवण बनेगा, लवण बाद में तय करेंगे। दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन जाएगा, तीसरा जल। अब देखते हैं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2। तो ये एक हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, यानी मोल बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन और CO3 जो था उसमें से एक ऑक्सीजन प्लस CO, तो ये एक ऑक्सीजन, यानी ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये तीनों मिलाकर क्या बना देंगे, H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे, H2O। तो ये CO3 में से अब क्या बचा है, CO2। तो वो CO2 इधर आ गया, यानी कि ये हाइड्रोजन भी चला गया, ये हाइड्रोजन भी चला गया और इस CO3 में से क्या बन जाएगा, CO2 बन गया। यानी इतनी चीजें क्या हो गई, चले गई। यहाँ से हमने पानी बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। अब जो बचा क्या, Na और Cl। अभी बताया था Na का आवेश 1 प्लस Cl का आवेश 1 माइनस, यानी कि जोड़ 0 होगा, तो डायरेक्ट सूत्र बन जाएगा NaCl, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, या हाइड्रोजन को बाय भी बोल सकते हैं। सोडियम बाय कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण के तौर पे सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा जल प्राप्त होता है। अब ये जो मैंने अभिक्रिया लिखी आपको, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बन। लेकिन किताब के अंदर यही चीज प्रयोग से समझिए। कैसे समझाइए बच्चों, प्रयोग से। क्या वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है कि नहीं होता है, वह चीज हम प्रयोग के आधार से समझते हैं। तो किताब के अंदर बच्चों आप देखोगे प्रयोग 2.1.3 पेज नंबर 22 पे दिया है। प्रयोग कहाँ दिया है, 2.1.3 22 नंबर के पेज पे दिया है। अब प्रयोग में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको एक चित्र देखना है खास तौर पे। चित्र के अंदर देखोगे बच्चों तो आपको क्या दी है, परख नली। क्या ली है, परख नली। अब इस परख नली के अंदर आप देखोगे तो लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट लिया है। क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट। और उसके अंदर आपको क्या डाला है, अम्ल डाला है। क्या डाला है, अम्ल डाला। जैसे सोडियम कार्बोनेट के अंदर आप अम्ल डालोगे तो परख नली के अंदर से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हवा चुस्त तरीके से बंद रखिए, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वह जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऊपर आएगा, नली के माध्यम से दूसरी टेस्ट में जाएगा। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो तो रंगहीन होगा, गंधहीन होगा। तो हमें वो निकलेगा वो पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो तो रंगहीन है यानी दिखेगा भी नहीं, गंधहीन है यानी कोई गंध भी नहीं आएगी। तो दूसरी जो परख नली है उसके अंदर मैं क्या रखता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या रखता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या बनेगा, CaOH2। कैसे बनेगा, कैल्शियम का आवेश 2 प्लस, हाइड्रोक्साइड का आवेश 1 माइनस, क्या दोनों का जोड़ 0 हुआ नहीं, तो कैल्शियम को 1 से गुणा जाएगा और OH को 2 से। काउंस में क्यों लिखा है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से कोई जुड़ा हो और उसको गुणा करना हो तो अपने ब्रैकेट में रखते हैं, ऐसा मैंने आपको आगे बताया था। यानी ये जो परख, दूसरी जो परख नली है उसमें हमने क्या रखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या रखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो अपना बनाया हुआ क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। क्या जाता है, बनाया हुआ। देख रहे हो नली के आधार से क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगा तो ये जो रंगहीन होता है, ये क्या होता है, रंगहीन जैसा होता है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगी और क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और दूसरा क्या बन जाएगा, जल बनेगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या होगा, श्वेत रंग का होगा। कैसे रंग का होगा, श्वेत रंग। उसकी अभिक्रिया यहाँ तक होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उन्होंने क्या कहा है, चूने का पानी। क्या कहा है, चूने का पानी। उसके अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पसार होगा तो वो कैसा रंग आएगा, श्वेत रंग आएगा और क्या बन जाएगा, जल। समझने वाली बात है। यानी यहाँ पे अगर जब श्वेत रंग दिखाई दे
यानी उसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की प्रक्रिया क्या हो गई है स्टार्ट। ये पहले पानी कैसा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, थोड़ा सा धुंधुला रंगहीन जैसा, धुंधुला रंगहीन जैसा था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इधर आएगा, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दूसरी परत नली में हमने लिया है वो दोनों जैसे ही अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और वह जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह कैसे रंग का होगा, श्वेत रंग का होगा। यानी परख नली का विलयन अगर बदल जाए उसका रंग यहाँ पे क्या होगा, बदल जाएगा। अगर रंग बदल जाए उसका मतलब होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलना स्टार्ट हो गया। अब इसी अभिक्रिया में एक और अभिक्रिया आपको बताइए, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो अब ये जो उत्पाद बना उसके अंदर मान लो ये तो बन गए, अब इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें, क्या कहता हूँ मैं, और कार्बन डाइऑक्साइड डालता हूँ। तो ये जो था अपने वही भी वो भी अभिक्रिया लिख देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल H2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और अधिक बनता है तो उसके अंदर आएगा, कहाँ आएगा, उसके अंदर। तो क्या बन जाएगा, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता क्या बनता है। जो और थोड़ा खराब इसलिए ऐसा लिखाया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब इस अभिक्रिया को मुझे समझाना बाकी था तो वो मैं समझा देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने परख नली में लिया था और ये कार्बन डाइऑक्साइड उस परख नली में जाता है ऐसा बताया था। तो ये जो OH2 था उसमें से क्या बन जाएगा बच्चों, जल। तो ये H2O लिखा, तो 2 हाइड्रोजन थे और 2 ऑक्सीजन था, तो एक ऑक्सीजन बचा, वो कहाँ आएगा, इसके पास। तो CO2 का क्या हो जाएगा, CO3, और ये कैल्शियम जुड़कर क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से जो कार्बोनेट निकल रहा है वो भी क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्या साबित हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। यह चीज प्रयोग से समझी जाती है। और अभी कोविड-19 की वजह से मैं यहाँ पे प्रयोग आप हो नहीं इसलिए प्रयोग करके दिखा नहीं रहा हूँ, प्रयोग थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने ये डायरेक्ट समझा दिया है। और जो अभ्यास के अंदर आपको इस तरह से पूछा जाएगा, सवाल इस तरह से आएगा, जवाब आपको इस तरह से लिखना है। आशा रखता हूँ यह जो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।